Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Shahnawaz Zafar and this is lecture 21 of the subject Organizational Behavior. Today's lecture has two topics: perception and decision making, and different styles of decision making. The link between perception and individual decision making has a very important implication for the manager or the decision maker, because how he perceives certain environment or events or alternatives or solutions depends upon his ability to see the reality. What is perception? Perception is basically the way in which something is regarded, understood और interpreted. एक इंसान किसी चीज को कैसे देखता है, कैसे समझता है और कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, इस चीज का नाम परसेप्शन है। एक मैनेजर के लिए उसकी परसेप्शन रियलिटी के करीब होना बहुत जरूरी है, या एक डिसीजन मेकर के लिए उसकी परसेप्शन रियलिटी के करीब तर होना निहायत जरूरी है, क्योंकि उसकी परसेप्शन लीड करती है आउटकम्स को कि रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। आप लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी इंटरनेट पे, फेसबुक पे या मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि जिसमें दो लोग आमने सामने खड़े होते हैं और जमीन पे या उनके सामने एक फिगर 9 या 6 लिखा होता है। एक बंदे के लिए वो फिगर 9 नजर आ रहा होता है, दूसरे के लिए वो 6 नजर आ रहा होता है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं क्योंकि उनको नजर ऐसे आ रहा होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। असल में वो क्या लिखा होता है, उनमें से एक ही बंदा दुरुस्त हो सकता है। तो मैनेजर जब डिसीजंस ले रहा होता है, जब सॉल्यूशंस देख रहा होता है, जब ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जब उन फैक्टर्स को देख रहा होता है जो प्रॉब्लम का के हल के लिए जरूरी होते हैं, तो उसकी परसेप्शन रियलिटी के करीब होना बहुत जरूरी है। परसेप्शन एक लेंस की तरह है किसी भी इंसान के लिए। वो लेंस उसको क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है, कैसे वो उन चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है, वो परसेप्शन डिसाइड करती है। परसेप्शन की 5 स्टेजेस हैं: स्टिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन, मेमोरी एंड रिकॉल। और परसेप्शन को हमेशा से इस जरूरत के तहत पढ़ा गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके। So the link between perception and decision making is very important for the decision makers. In previous lectures, we studied 4 models of decision making: rational decision making model, bounded rationality decision making model, creative decision making model, and intuitive decision making model. The best way or the best approach to take decision, because of the constraint of perception, the best model which may lead to the ultimate decision or the accurate decision is rational decision making model. रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल को इस्तेमाल करते हुए ज्यादातर
एक इंसान या एक मैनेजर या एक डिसीजन मेकर एक अच्छे, बेहतर और एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है। दूसरे डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, उनमें कुछ हर्डल्स आ सकती हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या अजम्पशन या गैप्स आ सकते हैं। तो एक बेहतर डिसीजन को लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए एक मैनेजर को, जब उसके पास टाइम भी हो, जब वो कर सकता हो, कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के तमाम स्टेप्स अपनाए और तब डिसीजन ले। Why is this so? Because there is a difference between problem solving and decision making. What is problem? Most of us know the problem is defined as the difference between actual state and the desired state. Problem solving is regarded as finding the root cause of a deviation, while the decision making is defined as choosing from alternative course of actions. प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉज एनालिसिस है, जबकि डिसीजन मेकिंग चॉइस एनालिसिस। परसेप्शन डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब कोई मैनेजर या जब कोई इंसान डिसीजन ले रहा होता है, क्योंकि उसमें उसको बहुत सारी चॉइसेस या बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से कोई एक अल्टरनेटिव चूज करना होता है, जबकि प्रॉब्लम की कॉज सिर्फ एक ही हो सकती है। तो जब चॉइस एनालिसिस करना है तो उसकी परसेप्शन रियलिटी के करीब होगी या करीब होनी चाहिए, उससे वो बेहतर चॉइस एनालिसिस कर सकेगा। द सेकंड टॉपिक of today's lecture is decision making style. There are basically four different styles of decision making. Directive style, in which people using this style have a low tolerance for ambiguity and seek rationality. Analytical style, people using this style have a much greater tolerance for ambiguity than those having decision making in the directive style. Then comes conceptual style. People tend to be very broad in their outlook and consider many alternatives. The fourth one is behavioral style. People who tend to work well with others use behavioral style of decision making. What is directive style? For the people using directive style, structure is very important. The directive decision makers are aggressive and they expect immediate results, क्योंकि वो एम्बिग्विटी के लिए उनकी टॉलरेंस बहुत कम होती है, इसलिए वो काफी अग्रेसिव होते हैं और उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से सिचुएशन का कंट्रोल हासिल कर लें, और जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जिनको वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, जिनसे वो चाहते हैं कि वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करें, वो फौरन से विद नो क्वेश्चन आस्क वो फौरन से उन डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन का अमल शुरू कर दें। ये अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस और जजमेंट के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। जो लोग डायरेक्टिव स्टाइल को चूज कर रहे होते हैं या जिनका स्टाइल डायरेक्टिव होता है, वो रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं और वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। डायरेक्टिव स्टाइल के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं।
Directive style makers tend to act quickly and often don't have all the facts क्योंकि ज्यादातर वो अपने ही नॉलेज, अपने ही इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस और जजमेंट के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। तो उनके पास कभी कभार ऐसे हो सकता है कि अल्टीमेट या अप्रोप्रिएट नॉलेज ना हो और वो जल्दी से डिसीजन ले रहे होते हैं और वो चाहते हैं जल्दी से वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो डायरेक्टिव स्टाइल की ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। एक और नेगेटिव एस्पेक्ट डायरेक्टिव स्टाइल का ये भी है कि ये फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। देन कम्स एनालिटिक स्टाइल। If your decision making style is analytic, you probably enjoy solving problems and puzzles. An analytic style decision maker is innovative and like to analyze large amount of data before making a decision. They are adaptable and can function very well under unique and challenging situations. जो डिसीजन मेकिंग एनालिटिक स्टाइल यूज कर रहे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा डाटा एनालाइज करें कोई डिसीजन लेने से पहले। उनको चैलेंजिंग और मुश्किल सूरत हाल बहुत पसंद होती। उनकी कोशिश होती है कि वो इनोवेटिव इनोवेटिव तरीके से डिसीजन लें। वो ज्यादा से ज्यादा डाटा या इंफॉर्मेशन उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और तब जाके वो डिसीजन लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ डिसीजन स्टाइल मेकिंग कैन बी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि एनालिटिक स्टाइल डिसीजन मेकर की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स, फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस और डाटा इकट्ठा करे ताकि वो अपने तरीके से डिसीजन ले। इनकी कोशिश होती है कि वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल या प्रोसेस के हर स्टेप का कंट्रोल अपने पास रखें। वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली और बारीकी से देख रहे होते हैं। देन कम्स द थर्ड स्टाइल of decision making, the conceptual style. The conceptual style decision makers like to look at the problem from an artistic angle. They are extremely creative and like to look for the solutions that are outside the box. These decision makers, they are achievement oriented and like to think far into the future when making important decisions. ये जो लोग होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल यूज कर रहे होते हैं ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। ये कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं, ये दुनिया को कुछ प्रूव करना चाह रहे होते हैं कि हम इस मसले का हल ऐसे भी निकाल सकते थे जो आज तक दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं। These decision makers try to solve the problem in a very innovative and creative way. They want people to consider new possibilities, new ways to solve a decision. They take risks in order to take decisions. उनकी कोशिश होती है कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपने तरीके से लेके चलें। वो हर स्टेप, हर मोमेंट, हर इवेंट, हर चीज को एक नए नजरिए से देख रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो इसका कोई नया हल निकालें जो आज तक
पहले ना हो चुका हो। Then comes behavioral style. People who use a behavioral decision making style are very interested in making sure that everyone works well together and avoids conflicts. They are very persuasive talkers and are good at getting people to see things their way. Behavioral decision makers like working with a group. They think together, they attempt to reconcile differences and negotiate a solution that is acceptable to all the parties. इनकी कोशिश होती है कि ये सब अपने एम्प्लॉयज, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कोलीग्स को साथ लेके चलें। वो उनसे बातें करते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं और उनसे ही ऑप्शंस लेके उसी में से कोशिश करते हैं कि कोई डिसीजन ले लिया जाए। इससे फायदा ये होता है कि जो ग्रुप होता है जिससे इस्तेमाल किया जा रहा होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसका एतबार बहुत बढ़ जाता है मैनेजर्स। वो पसंद करते हैं इस तरह की कि उनकी इनपुट को भी सराहा गया है या कम से कम सुना गया है। तो बिहेवियरल style of decision making is very friendly and acceptable for many people. To sum up, we must say this, that whatever style we use, whatever model we use, we must try to maximize output. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आउटपुट या हमारे रिजल्ट मैक्सिमम जो हम हासिल कर सकते थे वो आए। आप चाहे जो मर्जी स्टाइल यूज करें, जो मर्जी मॉडल यूज करें, लेकिन अल्टीमेटली जो मायने रखता है वो रिजल्ट मायने रखता है। तो आपको अपनी सिचुएशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक स्टाइल चूज करना चाहिए और मॉडल चूज करना चाहिए। तब डिसीजंस लेने चाहिए ताकि आपकी आउटकम मैक्सिमम आए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।